अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़ में हुसैन लियाकत। और आज बहुत सारे इश्यूज़ पे बात होगी। सबसे पहले नजम सेठी ने बहुत सारे बयानात दिए और कुछ बयानात उन्होंने रमीज़ हसन राजा के हवाले से दिए जो कि साबिक चेयरमैन पीसीबी हैं। कुछ बयानात उन्होंने कप्तान बाबर आजम के हवाले से दिए और उनकी नफ़ी भी आई शाहिद खान अफरीदी की जानिब से। और प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम बात करेंगे एशिया कप के हवाले से भी बहुत दो टोक मौक़िफ़ हमें देखने को मिला नजम सेठी की जानिब से। और नजम सेठी ने अपने इंटरव्यू में कहा कि हम अगर भारत पाकिस्तान नहीं आएगा तो हम भी भारत नहीं जाएंगे। सो बहुत सारी बातें हैं नजम सेठी के इंटरव्यू को लेके इस वक्त मार्केट में बहुत सारी बातें चल रही हैं। और इन तमाम तर बातों पे डिस्कस करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे ज़ोएब इखलाक और उनके साथ मौजूद होंगे सीनियर स्पोर्ट्स एंकर सैयद मोहम्मद अवैस। और सबसे पहले ज़ोएब आपकी तरफ चलता हूँ। ये रमीज़ हसन राजा साहब के हवाले से जो बयान दिया है नजम सेठी साहब ने, क्या मतलब अब काफ़ी अरसे बाद ये बयान देखने को मिला है और लग ये रहा है कि इसमें कुछ ना कुछ सदाकत भी मौजूद है, क्योंकि नजम सेठी साहब का कहना है कि मैं रमीज़ हसन राजा को हटाने वाला नहीं हूँ। बेसिकली गवर्नमेंट थी, चली गई तो उनको खुद चला जाना चाहिए था। जी बिल्कुल, बात तो उनकी सही है क्योंकि नजम सेठी ने पर्सनली कोई रमीज राजा को आके हटाया नहीं है। गवर्नमेंट चेंज हुई है, रिजीम चेंज हुआ है। उसके बाद ऑब्वियसली जब आपका वजीर आजम चेंज होता है तो हमारे पाकिस्तान में ये रवायत है कि आपका पीसीबी का चेयरमैन भी चेंज हो जाता है। तो इसमें उन्होंने सही कहा कि उनकी गलती तो है नहीं, लेकिन रमीज राजा भी अपनी जगह पे ठीक है कि वो एक अच्छा सेटअप चला रहे थे। उनको अपना एक टेन्योर था, उनको कंप्लीट कर देना चाहिए था। वो एक पॉलिटिकल जो इंटरफेरेंस है, आप कह सकते हैं, आज से 1 साल पहले नजम सेठी ने खुद ये बयान दिया था कि क्रिकेट बोर्ड में जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है वो नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब आपकी अपनी बारी आती है तो वो आप इंटरफेरेंस हो जाती है। तो ये पाकिस्तान में ये चीज़ें चलती आ रही हैं। और जहाँ तक बात है नजम सेठी की, ये चीज़ें जब आपकी जो फेलियर चल रहे हो, आपके मैनेजमेंट में फ्लॉज आ रहे हो, तो आपको फिर जब आप इस तरह के इंटरव्यूज देते हैं तो अब थोड़ा आवाम को जो आवाम की जो अटेंशन है उसको डाइवर्ट करने की भी कोशिश की जाती है। तो मेरे ख्याल से एक डेलिब्रेट मूव था उनका कि आप 3-4 महीने से आप बोर्ड को चला रहे हो और अचानक आप आगे एक ऐसा बयान देते जिसमें जो है ना आवाम को दूसरी तरफ लगा दिया जाए। तो मेरे ख्याल से एक डेलिब्रेट मूव था उनका। अच्छा वैसे आप क्या समझते हैं, डेलिब्रेट मूव कह रहे हैं, वैसे पीसीबी ऐसे काम बहुत सारे करती है, लेकिन जितनी मेरी इतलात हैं नजम सेठी बिल्कुल सेफ एग्जिट देना चाहते थे रमीज़ राजा को, और रमीज़ खुद ही थोड़ा सा जो है ना वो डिले कर गए मामलात को। देखें, इसमें तो दो चीजें हैं। आपको पता है कि आपने बिल्कुल ठीक बात की, क्योंकि जहां मामलात तय पाए थे, आपको पता है कि जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो आइन तब्दील किया गया, पुराना वजीर आजम को अपना बीच में शामिल किया, ऑब्वियसली पैटर्न चीफ हैं, हाल किया गया, फिर चेयरमैन को फारिग किया का, तो उससे पहले आपको पता है ये चीजें स्टार्ट हो चुकी हुई थी कि नजम सेठी साहब ओवरटेक करेंगे। दूसरे भाई की राइटली पॉइंट आउट है, क्योंकि जब हुकूमत का मामला हुआ था तो कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन, आपको पता है, वन ऑफ द पावरफुल सीट्स है। इस वक्त पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन या क्रिकेट की बात करें, जो इदारों की मैं बात करूं, वन ऑफ द पावरफुल सीट्स है वो। खुद ही इनको एहसास हो जाना चाहिए था कि यार मामला ठीक नहीं है, बेहतर है कि मैं स्टेप डाउन यहाँ पर हो जाता, और शायद वो इज्जत से जाते। लेकिन दो चीजें हैं यहाँ पर, मैं ना नजम सेठी साहब की साइड ले रहा हूँ, ना मैं शकील शेख साहब की ले रहा हूँ, ना मैं रमीज राजा साहब की ले रहा हूँ। अगर दोनों पहलू में देखूं तो कुछ गलत चीजें भी हुई रमीज भाई के अपना मामलात में, कुछ अच्छी चीजें भी हुई। जैसे पाकिस्तान जूनियर लीग था, मैं उसके बड़े हक में था कि बड़ी जबरदस्त एक लीग स्टार्ट की गई थी, स्पेशली जूनियर्स को लेकर, क्योंकि जब पासमानदा इलाकों से आते हैं उन लड़कों को कोई ना कोई अपना स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड चाहिए होता है, या उस एज के ऊपर आपको ऐसी कोई मोटिवेशन चाहिए होती है जो कि आपको आगे जाके फ्यूचर में हेल्प करे। बड़ा जबरदस्त इनिशिएटिव था। कुछ मामला खराब ही हुए थे कि आपने डिपार्टमेंटल क्रिकेट की खत्म किया, आपने बाकी मामला आपने कोशिश की कि हम लोग उसको ऑस्ट्रेलियन कल्चर की तरफ लेके जाएं। ऑस्ट्रेलियन कल्चर को भाई अपनाने के लिए आपको बहुत सी चीजें चेंज करनी पड़ती हैं, जो कि हम नहीं कर सकते। हमारा क्योंकि जो माशरा है, हमारा जो पाकिस्तान क्रिकेट की चाहे बात करें, जो हमारा बेसिकली जो कल्चर है यहाँ पर, उसको आप नहीं अडॉप्ट कर सकते ऑस्ट्रेलियन को। आपने लड़कों को भी देखा जो बेरोजगार हुए, कितने लड़के मैंने देखा है कि यार वो चिंचियां रोटी लगाने पे मजबूर हो गए थे, बाकी मामलात हो गए थे। उस चीज को अच्छा हुआ कि इन लोगों ने रीइंस्टेन किया यहाँ पर। सेकेंडली देखें, नजम सेठी साहब है, उनकी तरफ से ये बयानात आने, क्योंकि इस वक्त आपको पता है कि रडार के अंदर हर चीज है। आपको पता है हर चीज, उन पर तनकीद भी बाबर आजम वाले मामले पे हो रही है, बाकी मामलात पे भी हो रही है। अच्छी बात है कि आप क्लैरिफाई यहाँ पर करते हो कि यार मैं चाहता था कि आप सेफ एग्जिट लेते, लेकिन जब आप सीट के साथ चिपके रहोगे, आप कोशिश करोगे नहीं मैं बैठा रहूं यहाँ पर आखिरी डट तक, मैं आईसीसी को बीच में इन्वॉल्व करूं, मैं इसको इन्वॉल्व करूं, उसको इन्वॉल्व करूं, यहाँ पर वो चीजें नहीं होती। आपको खुद एंड स्टडी इज्जत से आपको अपना अस्सलाम वालेकुम कर देना पड़ता है कि जब आपको पता है कि मामला तय पा गए हैं, गवर्नमेंट लेवल के ऊपर चेंजेस आ चुकी हैं। तो अवैस भाई, सेठी साहब ने तो यही बोला कि उनको
डिग्निटी से चला जाना चाहिए था, इतना इंतजार नहीं करना चाहिए था। देखिए, आपके सामने की बात है ना, अगर आप डिग्निटी से जाते, अगर आप इज्जत से जाते, तो आप कमेंट्री पैनल में कहीं ना कहीं तो मुझे नजर आ रहे होते ना, चाहे प्रेजेंटर में नजर आ रहे होते। आज मेरे लिए सबसे बड़ी चीज होती है, देखें मैंने आपको पहले ही कहा कि मैं किसी का साथ नहीं दे रहा, लेकिन मुझे एक चीज होती है रमीज भाई की, अगर मैं बात करूं तो ही वाज वन ऑफ द बेस्ट कमेंटेटर्स, ही वाज वन ऑफ द बेस्ट प्रेजेंटर जो सा है। आज वो उस चीज में नजर ही नहीं कहीं कहीं आते, किसी सर्किट के अंदर वो आपको नजर नहीं आते। वही तनकीदें, वही बाकी मामला। देखिए, आपको फ्यूचर के लिए आगे सोचना होता है। मैं तो हमेशा ये बात करता हूँ, जो चीज चली गई है उसको छोड़ें, आगे आप पाकिस्तान फ्यूचर की बात करें, पाकिस्तान बेटरमेंट की बात करें। आपका एशिया कप आ रहा है, आपका वर्ल्ड कप आ रहा है, आपको पता है बीच में और भी चीजें चल रही हैं, बाबर आजम वाले मामला आते हैं, बाकी चीजें हैं। इस टाइम के ऊपर जब पाकिस्तान क्रिकेट को मैं कहता हूँ सबसे ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है, हम इन पुरानी घिसी पिटी चीजों के पीछे पड़ जाते हैं कि यार ये करना है। नजम सेठी साहब ट्वीट कर देते हैं, वहां से रमीज राजा साहब ट्वीट कर देते हैं। लिटरली क्रिकेट बोर्ड आपका मजाक बन जाता है पूरी दुनिया के सामने। आप बात करते हो कि पाकिस्तान सुपर लीग की, आप बात करते हो वुमेन पाकिस्तान सुपर लीग की हम लोग करवाना चाहते हैं, लेकिन जब ऐसी चीजें आती हैं तो लोग लिटरली बाहर पता क्या कहते हैं, जब हम क्रिकेटर्स के साथ काम करते हैं कि भाई आपका जो बड़ा है, जो क्रिकेट बोर्ड का हेड है, वही सीरियस नहीं है, तो आप कैसे नीचे जाके कहते हो कि जी हम लोगों ने ये मामलात करने हैं। ठीक ठीक है। वैसे ज़ुएब आपकी तरफ आऊँगा, ये बताइएगा कि नजम सेठी का ये भी कहना था कि वो जब गवर्नमेंट की तरफ गए तो गवर्नमेंट को यही बात की कि बहुत सारी टीम्स आ रही हैं, बहुत सारी चीज़ें प्लान हैं, और इस वजह से जब आपको पता होगा पिछली मार्च में गवर्नमेंट आई थी तो उनको काफ़ी टाइम भी मिला था, लेकिन उस टाइम पे वो डिलीवर नहीं कर सके और फिर रिजल्ट्स भी उनके हक में नहीं आए। ठीक है, फाइनल्स तो ज़रूर खेले T20 वर्ल्ड कप का भी। और ये बताएं कि किस तरह जो है वो इस बयान को आप देखते हैं, क्या तो ठीक रहे नजम सेठी भी? जी देखिए, जो बातें हैं वो मेरे ख्याल से वो इन चीजों से हट के जो पाकिस्तान का जो मेन इशू अभी चल रहा है इंडिया के साथ और एशिया कप का, उसके वो ऊपर करेंगे ज्यादा। वो करेंगे, हम डिस्कस हाँ, करेंगे, लेकिन और हम इसके इस अलावा पे जो गवर्नमेंट के जो, जैसे मैं पहले भी जिक्र कर चुका, जो इंटरफेरेंस है वो आप कभी भी किसी भी अदारे में अगर आप पॉलिटिकल इंटरफेरेंस अगर लाएंगे उसको आजाद नहीं करेंगे। स्पेशली पीसीबी जब आप अपने वो फंड जनरेट कर रहा है, पीसीबी स्ट्रांग है, और फिर अगर आप उसमें आप पॉलिटिकल चीजें लेके आएंगे तो ऑब्वियसली फिर वो वापस डाउनफॉल की तरफ जाएगा। जब तक आप इसको बिल्कुल स्मूथ और शफाफ नहीं रखेंगे, आप डिजर्विंग बंदे आप इसको नहीं लेके आएंगे। मेरे ख्याल से नजम सेठी अच्छी ऑप्शन है, उन्होंने पहले भी काफी अच्छे तरीके से पीसीबी को संभाला था। अभी जब से ये अभी आए हैं अब मुझे नहीं पता कि उनके मैनेजमेंट किस तरह की है, उनको किस तरह के मशवरे मिल रहे हैं, और स्पेशली जिस तरह के वो फॉरेन कोच को प्रेफर करके उनके जिस तरह से मशवरे ले रहे हैं और ठीक अपना डिसीजन उस तरह से नहीं ले पा रहे, तो ठीक मेरे हो ख्याल गया। से नजम सेठी को भी थोड़ा स्टैंड लेके ये रखना चाहिए कि उनकी जो अपने जो डिसीजंस हैं, अपने सराउंडिंग के लोगों की भी सुननी चाहिए, लेकिन जो डिसीजन होना चाहिए वो उनका अपना होना चाहिए एट द एंड। फिर आप जब फंस जाते हैं तो आप कहते हैं कि मुझे इसने कहा था कि उसको निकाल दो, लेकिन मैंने बाद में ये कर दिया और ये वो कर दिया। तो मेरे ख्याल से नजम सेठी को थोड़ा स्टैंड लेना चाहिए और जो अपने डिसीजन है उनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। ठीक, अवैस भाई आपकी तरफ आऊँगा। नजम सेठी ने एक स्टेटमेंट कहा और उससे तो मुत्तफिक है कि जब इमरान खान ने टेक ओवर किया था तो मैंने स्टेप डाउन कर दिया था, और इसी तरह जो है रमीज हसन राजा साहब को भी करना चाहिए था। यहाँ तक तो वो ठीक लग रहे हैं मुझे। ये देखिए, मैंने आपको बताया ना यार, ये आपकी डिग्निटी की बात होती है। आप जैसे हमेशा कहते हो ना, अपना हेड्स ऑफ करके आप कहते हो कि बस ठीक है, हुकूमत का मामला हुए हैं तो इट्स बेटर कि मैं स्टेप डाउन यहाँ पर कर लूँ। उसकी आपकी इज्जत होती है उसके अंदर की। कल कोई जो बेसिकली देखें, पावर तो आपकी आवाम है ना, फैंस आपकी आवाम है, वो भी बात करते हैं फिर क्या इज्जत से एक बंदा स्टेप डाउन हुआ है, उसके साथ ज्यादती नहीं की गई या उसने अपने साथ ज्यादती नहीं की गई। मुझे याद है रमीज भाई वाले मामले पे भी थोड़ा बहुत बीच में आपको पता है कि बात चल रही थी कि रमीज भाई जद्दबाजी पे भी आगे हुए थे कि मैंने ये करना है, मैंने वो करना है, आईसीसी को भी लिखूंगा, मैं इस पे भी करूंगा, उस पे भी अदालत करूंगा, जाऊंगा। अदालत जाऊंगा। तो ये चीजें थोड़ी सी मैं कहता हूँ कि अच्छी नहीं थी यहाँ पर, क्योंकि आपके देखें ना, आप खाली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन नहीं है, मैंने याद आपको पहले बताया कि आप टेस्ट क्रिकेटर रहे हो, सबसे बड़ी चीज है। और रमीज भाई ने तो उसी तरह फिर पोलिटिसाइज भी किया ना, जिस तरह खान साहब को के बाद आपको पता है वो रेड लाइन और इस तरह की चीजें भी देखने को मिली थी रमीज हसन राजा की। मैंने वही कहा, आप खाली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ऐसे चेयरमैन रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, सबसे पहले आप रिप्रेजेंट कर रहे हो टेस्ट कैप आपके पास, आप टेस्ट प्लेयर रहे हो पाकिस्तान की, एक बड़ी चीज होती है। उसके बाद आप पूरी दुनिया के अंदर आप कमेंटेटर भी रहे हो, बाकी मामला भी हैं। लेकिन एक चीज जो नजम सेठी की थोड़ा सा मुझे एक अच्छी पता आपको पहले से ही लगती थी, वो ये कि जरूरी नहीं होता कि क्रिकेट बोर्ड का जो चेयरमैन है, ये लोगों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि इट्स नॉट मैंडेटरी कि यार उसको एक्स क्रिकेटर होना पड़ता है। एडमिनिस्ट्रेटर अच्छा हो, वो हर चीज चला सकता है। यहाँ पर पहली दफा जिंदगी के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक बैरियर तोड़ा है, वो ये है कि अगर आपने टीम मैनेजर बनना है, पाकिस्तान अंडर-19 का पाकिस्तानी है, पाकिस्तान ए का, आपको एक्स क्रिकेटर नहीं होना। आप अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर हो, जैसे रेहान भाई का था,
आप उसका बन सकते हो पाकिस्तान टीम के मैनेजर। ये पहली दफा जिंदगी में ये बैरियर तोड़ा गया है, बहुत अच्छी चीज है ये आने वाले फ्यूचर के लिए कि कल कोई जो अच्छे लड़के जो टीम मैनेजर्स हैं जिनको अंडरस्टैंडिंग है क्रिकेट की, खास करके जो यंग लड़के हैं, क्योंकि देखें आजकल वो वक्त है हमारे देखें सीनियर्स को आपको सुनना पड़ता है, जो मर्जी कर ले। हमारे सीनियर्स भी हमें कहते हैं, कल मैं गद्दाफी स्टेडियम में था, वहां यही बात हो रही थी कि सीनियर्स भी कहते हैं कि यार जब सीनियर का साया बहुत जरूरी है, लेकिन जो अब दौर आ रहा है उसके अंदर आपको जो यंग गन्स है उनका सुनना पड़ता है, जो उनके आइडियाज हैं। बेशक वो क्या कह सकते हैं, पागलपन वाले आइडियाज होते हैं, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ आपको फ्रूट मिल बिल्कुल, जाता उसमें है। उसमें उसमें दम कम होता है। एक अच्छा फ्रूट यहाँ पर अपना बैरियर ठीक। तोड़ा गया है। और आने वाले वक्तों में मैं कहता हूँ कि अल्लाह करे जिस तरीके से ये पिचेस पे भी काम कर रहे हैं, डिपार्टमेंट क्रिकेट पे काम कर रहे हैं, पाकिस्तान मैं सबसे ज्यादा मेरी सुखद नजर जो सी है वो आपकी वुमेन पाकिस्तान सुपर लीग पे, क्योंकि यकीन माने जेंडर इक्वालिटी है, बाकी मामलात हैं, वो पाकिस्तान और खित्ते के लिए खास करके जो फीमेल क्रिकेटर्स हैं जो परस्यू करना चाहती हाँ, हैं बहुत अपना अच्छा career, होगा, वो बहुत बहुत अच्छा होगा, इंपॉर्टेंट होगा बिल्कुल उनके लिए। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, जुहैब, अवैस साहब ने भी बात की, और जिस तरह अवैस बता रहे थे बाबर आजम के हवाले से, इन्होंने पिछले जवाब में कहा था, क्योंकि हमने अब इस डिस्कशन को थोड़ा सा कैरी ऑन करना है बाबर की तरफ। सो ये हैशटैग चलना कैसा देख रहे हैं आपको, स्टे स्ट्रॉन्ग बाबर आजम और स्टे इन योर लिमिट्स नजम सेठी, मतलब वो पॉलिटिसाइज नहीं हो रही थोड़ी सी चीज़ें, और कुछ पोलराइजेशन का माहौल भी लग रहा है क्रिकेट में? जी देखें, बाबर को बाम की तरफ से है ही, क्योंकि बाबर आजम को क्रिटिसाइज पिछले अरसे में काफी किया गया, लेकिन जब से बाद से अफगानिस्तान की जो सीरीज हुई उसके बाद बाबर आजम काफी उनको पब्लिक की जो है वो सपोर्ट मिल रही है। और मेरे ख्याल से बाबर आजम के ऊपर उस तरह से तनकीद बनती भी नहीं है, क्योंकि उनके जो स्टैट्स हैं एज अ कैप्टन वो काफी अच्छे हैं व्हाइट बॉल क्रिकेट में। जब आप रेड बॉल और व्हाइट बॉल को इकट्ठा ले आएंगे तो एक प्लेयर का कभी भी इन तीन फॉर्मेट में इतना ज्यादा कंसिस्टेंट नहीं हो सकता। बाबर आजम एज अ प्लेयर इन तीनों में कंसिस्टेंट रहे, लेकिन एज अ कैप्टन उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सके। उसकी सिर्फ एक तीन फॉर्मेट में, चार रीजन है टेस्ट उसकी तीन फॉर्मेट में। चार रीजन है कि बाबर आजम के पास जो टेस्ट की टीम है वो इतनी एक्सपीरियंस टीम नहीं है। आप मिसबा यूनुस और सर के आप जाने बनने के देना, बाद आपने यासिर शाह जैसे लोगों को बाहर बैठाया हुआ, बनने ही नहीं दी जा रही ना टीम। देखिए यासिर शाह के आपने वही आप चाहिए साथ रखने हैं। यासिर शाह के पास बेसिकली टेस्ट में आप देखें तो हमारे पास बॉलिंग का इतना इशू नहीं रहा। हमारे पास जो बैटिंग जो हमारी जो बैटिंग में एक्सपीरियंस था, आप देखें अब मिसबा यूनुस के जाने के बाद हमारे जो हम समझ रहे थे कि उनकी पोजीशन को टेक ओवर जो करेंगे वो अजहर अली और असद शफीक करेंगे। असद शफीक टीम से बाहर हो गए, अजहर उसके अली को बाद अजहर अली रिटायरमेंट के लेनी साथ पड़ी जो जल्दी जल्दी। वाकयात हुए, तो हाँ हाँ। मेरे ख्याल से बाबर आजम को कंपेयर करना, व्हाइट बॉल और रेड बॉल को, तीनों चीजों को कंपेयर करना T20I में थोड़ा उनके साथ ज्यादती थी। लेकिन उनके जो स्टैट्स हैं व्हाइट बॉल में, और अगर ठीक मेरे ख्याल से इन पांच में से अगर वो 3 T20I जीत जाते हैं तो वर्ल्ड के सक्सेसफुल कैप्टन ठीक। होंगे T20I में। तो इन चीजों को भी देखते हुए अवाम जो है काफी सपोर्ट में आ गई है बाबर आजम के। और जिस तरह के नजम सेठी ने बयान भी दिया है, पहले उन्होंने कहा था कि वो बाबर आजम वर्ल्ड कप तक आपके कैप्टन रहेंगे, अभी फिर थोड़ी सी स्लाइड चेंज है। और जिस तरह वो शान मसूद को कैरी कर रहे हैं और जिस तरह के मिकी आर्थर नहीं नहीं, के शान वो शान शान मसूद का ना, जोए मैं आपको बताता चलूँ, शान मसूद का कोई चांस नहीं बनता। शान मसूद को सिर्फ कैरी किया जा रहा है, गेम कुछ और है, और उस गेम के हवाले से मैं बात भी करूंगा। अवैस आपकी तरफ आते हैं, ये बताइएगा कि सेठी साहब ने अब रिसेंट इंटरव्यू में ये भी बताया कि मैंने बाबर आजम से मुलाकात भी की, और मैंने उनको न्यूजीलैंड के लिए सीरीज़ के लिए कप्तान मुकर्रर किया, और कुछ और बातें भी की। और आपके पास अंदर की खबर क्या है, क्योंकि आप इस वक्त लाहौर में मौजूद हैं, खबरें भी आपके पास अंदर की ज़्यादा होंगी। जी, खबरें तो अपना ऐसा, कल जब मैं हेडक्वार्टर्स गया था तो बड़ा रिलैक्स माहौल था वहां पर, लेकिन ये है कि एक चीज तो अच्छी है, क्योंकि देखें आपको कहीं ना कहीं जो डिफरेंसेस, आपको पता है हमेशा ये बात की जाती है कि यार बैठ के अपना डिफरेंसेस खत्म होते हैं। आप कहें कि जी अपना बयान यहाँ से भी जारी हो वहां से भी जारी, जब तक आप फेस टू फेस नहीं बैठते तो डिफरेंसेस खत्म नहीं होते। बात आपको याद हो कहीं वो भी चल रही थी कि जो टीम सेलेक्ट की गई उसमें बाबर आजम खुश नहीं है। बाबर आजम की जो अपना जो मशवरे के साथ टीम सेलेक्ट नहीं की, फिर बाद में खबरें हैं कि जी बाबर आजम को बाकायदा बिठा के टीम सिलेक्शन करवाई गई। उसके अलावा बाबर आजम इन सब चीजों में मुलविस थे कि लाइक टीम कौन सी होगी कौन सी नहीं, जो न्यूजीलैंड सीरीज की मैं बात कर रहा हूँ। बाबर आजम पे देखें ये ऐसा टॉपिक है, कसम से बंदे डरते हैं बेचारे, जैसे भाई दूसरे कह रहे हैं ना, मैं भी शायद डरता हूँ कि यार मैं कुछ बात करूंगा अभी 1 मिनट में ट्वीट हो जाना मेरे सर खिलाफ गालियां कि जी पड़ती हैं, साहब ने गालियां पड़ती बहुत हैं, पड़ती सही हैं, बात है। बिल्कुल। लेकिन हमें देखें पड़ी है। एक चीज मैं खुल के देखें बात बताता हूँ कि हमें जनरल पब्लिक को एक चीज समझनी पड़ती है कि यार 3 फॉर्मेट्स है ना। आप एक फॉर्मेट में अगर बाबर आजम को ऐसा कैप्टन रेस्ट करवाते हो तो लिटरली 2 फॉर्मेट्स के अंदर उसका ज्यादा अपना वो क्या नाम है रिलैक्स होके खेलेगा, लीड अच्छा करेगा टीम को।
टेस्ट क्रिकेट के अंदर आपको उनको रिलैक्स करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं आपको कैप्टनसी कहीं देनी पड़ती है। देखिए आपके पास बहुत बड़े एग्जांपल्स हैं, केन विलियमसन आपके सामने की बात है, उसने कैप्टनसी दी, उसने आज नया कैप्टन है न्यूजीलैंड का, रिलैक्स पोजीशन में नजर आता है आपको। फिर दूसरी बात जो मैं बार बार बात करता हूँ, पाकिस्तान की अगर आप वनडे की बात करें, पाकिस्तान की आप टेस्ट मैच की बात करें, मुझे बिल्कुल ये चीज समझ में नहीं आती। चलो टेस्ट मैच में तो मिडल के अंदर कहीं ना कहीं वो खेलते हैं, खास करके वनडे का जो सिचुएशन आपकी है, आपके पास फखर जमान मौजूद है, आपके पास इमामुल हक मौजूद है ओपनिंग डिपार्टमेंट के अंदर, मुझे समझ में नहीं आती कि बाबर आजम को किस लिए मिडिल ऑर्डर के अंदर बैटिंग नहीं करवाई जाती। आपका मिडिल ऑर्डर इस वक्त इतना वीक है, वनडे टीम की मैं बात कर रहा हूँ। आप मुझे बताएं, आप बार बार बात करते हैं कि जी हमारे पास अब्दुल्ला शफीक मौजूद है, जी हमारे पास क्या नाम है इसका, इफ्तिखार मौजूद है, फखर, हारिस सोहेल। हारिस। और भाई मैं बात करता हूँ कि अगर खुदा ना खास्ता आपकी टीम ऊपर से जल्दी क्रम्बल करती है तो नीचे स्टेबिलिटी कौन देता है मिडिल ऑर्डर को? मिडिल ऑर्डर एक बैकबोन पोजीशन होती है जो कि ऊपर के बैट्समैन को भी लेके चलता है, उसने नीचे के बैट्समैन को भी लेके साथ चलना है। आसान पोजीशन नहीं है, वहां पर बाबर आजम को किस लिए नहीं खिलाया जाता? अगर एग्जाम्पल लोग मुझसे मांगते हैं कि भाईजान आप कैसे कह सकते हैं, तो दुनिया के जो बड़े इस वक्त बैट्समैन हैं, मैं विलियमसन को भी कंपेयर करता हूँ, मैं जॉय रूट को भी कंपेयर करता हूँ, मैं विराट कोहली को भी कंपेयर करता हूँ, वो भी नीचे आके मिडिल ऑर्डर में खेलता है, उसने संभाला नहीं संभाला की इनिंग्स इनकी इंडिया की। ठीक। तो कहीं ना कहीं आपको डिसीजंस लेनी पड़ती हैं। लेकिन जो इस वक्त सिचुएशन है, मैं फिर यही बात करता हूँ कि मैं बार बार ये हाईलाइट भी करता हूँ, हमारे लोग जिन्होंने क्रिकेट नहीं खेली होती ना, अनफॉर्चुनेटली, जो कि क्रिकेट एक्सपर्ट बन जाते हैं या नाई की दुकान पे बैठ के बातें कर लेते हैं कि मैं होता तो मैं कर सकना सी। और भाईजान क्रिकेट फील्ड एक अलग चीज है, क्रिकेट के अंदर मामलात कुछ और होते हैं। आपको कहीं ना कहीं बोल्ड डिसीजंस इसलिए लेने होते हैं कल को प्लेयर को भी रिलैक्स करने के लिए। आप उसके ऊपर बेसिकली ये नहीं कर रहे हो कि मैं इसको फारिग कर दूं टीम से या इसको कप्तानी से निकाल दूं। दुनिया का बेहतरीन बैट्समैन है, उसके ऊपर कोई डाउट नहीं है, कोई उस पर ऑब्जेक्शन नहीं लगा सकता। लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये चीज ज़हन में रखनी पड़ती है कि भाई आपने पाकिस्तान सबसे पहले देखे, मेरे लिए बाबर से पहले वो सितारा है। ठीक। हमने अनफॉर्चुनेटली अवैस भाई आपकी 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 सारी बातें सुनेंगे और आपने हमारे साथ रहना है, बाबर आजम के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। और छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो एशिया कप के हवाले से भी डिस्कशन करनी है, बाबर आजम के हवाले से भी डिस्कशन करनी है। वी विल स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर वेरी शॉर्ट ब्रेक। और बात हो रही थी बाबर आजम के हवाले से और उनकी कप्तानी के हवाले से। नजम सेठी ने कुछ बयानात दिए और पैनलिस्ट से यहाँ पर बातचीत जारी थी। सैयद उवैस हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ज़ुएब इखलाक मौजूद हैं। सबसे पहले ज़ुएब आपकी तरफ आते हैं, हमें बताइएगा कि मिकी ऑथर के इतने ज़्यादा मशवरे माने जाते हैं और वो कोच नहीं बन सके, उनको फिर डायरेक्टर और फिर उनके मशवरे पर क्योंकि सेठी साहब ने कहा कि मैंने उनसे मशवरा किया और उन्होंने कहा कि आपको इस वक्त तक कंटिन्यू रखना चाहिए T20 और ODI में सेम कैप्टन से, तो इस वजह से हम बाबर आजम को कंटिन्यू करवा रहे हैं। जी देखें, जब नजम सेठी जब आए भी थे कि उनकी जो लाइकिंग है फॉरेन कोचेज हैं, और मिकी आतर के जब पहले वो पाकिस्तान का कोच कर चुके हैं तो उनकी कुछ लाइकिंग डिसलाइकिंग थी। जैसे कुछ प्लेयर्स ने कंप्लेन भी किया था कि उनकी मिकी आतर का बिहेवियर है उनकी तरफ अच्छा नहीं था। और आपको याद होगा जब मिकी आतर कोच बने थे उन्होंने कहा था कि जो 30 से ऊपर प्लेयर हैं वो सोचे भी ना कि वो पाकिस्तान के लिए खेल सकेंगे, और फिटनेस के स्टैंडर्ड जिस तरह उन्होंने एक्सप्लेन किए थे। और अभी नजम सेठी, मैंने पहले भी कहा है कि वो उनके सराउंडिंग, क्योंकि नजम सेठी को तो क्रिकेट की उस तरह की एक्सपर्टीज नहीं है, वो एडमिनिस्ट्रेटर तो अच्छे हैं, लेकिन वो जो उनके सराउंडिंग में, वो खुद भी इस चीज़ का इतराफ़ करते हैं कि उनके जो सराउंडिंग में जो क्रिकेट को जानने वाले लोग हैं वो उनके मशवरे लेते हैं और उस पर इम्प्लीमेंट करवाते हैं। तो मेरे ख्याल से नजम सेठी इसी तरह जैसे वो अपने जो सराउंडिंग में उनके जो मैनेजमेंट कमेटी है उसके मशवरे लेते हैं, इसी तरह वो मिकी आतर के जो सजेशन है उनको बहुत ज़्यादा सीरियस ले रहे हैं। मेरे ख्याल से इतना ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। ठीक हो गया। वैसे आपका क्या टेक है इस पे? मिकी ऑथर को बहुत ज़्यादा जा रहा है, इसकी क्या रीज़न है? और आपको पता है कि मिकी ऑथर इससे पहले जिस भी टीम के साथ रहे, ऑस्ट्रेलिया के साथ रहे, तो वहाँ पे भी उनकी प्रॉब्लम चलती रही, पाकिस्तान में भी कुछ क्रिकेटर्स के साथ उनकी प्रॉब्लम चलती रही, लेकिन ज़्यादातर इनको जो वैल्यू दी जाती है वो नजम सेठी के रिजीम में दी जाती है। इसकी कोई ख़ास वजह? या मुझे तो इस बारे में लिटरली समझ नहीं आती, लेकिन एक चीज है इसमें, एक पॉजिटिविटी है कि आपको पता है मिकी आतर ने जो उनके, आपको पता है थोड़ा सा इशू रहा है बेसिकली पाकिस्तान टीम में हमेशा लैंग्वेज बैरियर का, लोग कहते हैं इशू रहता है, लैंग्वेज बैरियर का आजकल इतना इशू नहीं है, वो लैंग्वेज बैरियर वाला इशू खत्म हो गया है। मिकी आतर ने जिस टीम के साथ भी काम किया, चाहे काउंटी की बात करें, चाहे श्रीलंका की बात करें, पाकिस्तान की, तो उनका बिहेवियर का कहीं ना कहीं फॉल्ट इशू रहा है, वो हर किसी को पता है इस चीज में। लेकिन एक चीज अच्छी मुझे मिकी आतर की हमेशा ये लगी है कि एक तो खास करके जो एक जो स्टैंडर्ड आप मेंटेन करते हो ना फिटनेस का, कि इफ यू आर फिट
you're eligible for Pakistan team। आपको याद हो कि उनके टाइम पे मुझे याद है मामलात कुछ प्लेयर्स के खराब हुए थे, बाकी मामलात भी थे, लेकिन मुझे एक चीज अच्छी लगी थी, जो आपका फील्डिंग स्टैंडर्ड है वो बहुत जबरदस्त मेंटेन हुआ था। मुझे याद है कि फील्डिंग स्टैंडर्ड पे बहुत ज्यादा काम किया गया था, जो कि आजकल इंपॉर्टेंट भी है। फिटनेस पे आपको पता है कि अभी भी जो लेकिन इनको इनको ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों दी जाती है, ये समझ में कोई आई बात आपको? आप बड़े करीब हैं आजकल शकील शेख साहब के। नहीं, मुझे बिल्कुल भी इस चीज के बारे में लिटरली समझ नहीं आती। मैंने आपको जैसे कहा ना कि मुझे देखिए, मैं हमेशा इस चीज के अंदर फेवरेबल में होता हूँ कि यार पाकिस्तान टीम के लिए वो कोच लाया जाए। ठीक है, मैं इस हक में जरूर हूँ कि हम मिकी आसर की बात नहीं कर रहा, फॉरेन कोच लेके आए, क्योंकि फॉरेन कोच का एक डायलेमा डिफरेंट होता है, उसकी ज्यादा स्टेक नहीं होता एक प्लेयर के साथ, या एक अपना जैसे कर लें पंजाब या फैसलाबाद के साथ, उसका स्टेक होता है टीम के साथ, वो टीम के साथ काम कर रहा है। लेकिन जो फॉरेन कोच है उसके साथ आपको वो कोच चाहिए होता है, असिस्टेंट कोच या उसके साथ एडवाइजर वो चाहिए होता है जो कि ग्रास रूट लेवल के पाकिस्तान को जानता हो। देखिए, ठीक। फॉरेन कोच का काम तो नहीं है उठ के वो अल गनी अल मारखोर या जो लीग्स हो रही हैं, या वो जीएसएल हो रही है, या जो भी होती है, या केपीएल होती है, वहां जाके बैठ के तो प्लेयर्स को वॉच आउट कर रहा हो कि जी प्लेयर कौन सा परफॉर्म कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा। वो लोकल कोचेस का काम है जो कि ऊपर तक पहुंचाते हैं कि यार ये लड़का परफॉर्म कर रहा है, मिकी इसको ठीक। पिक करना है, ही इज ठीक हो गया। कंसिस्टेंट। ठीक हो लेकिन गया। मसला जी ठीक हो गया अवैस भाई, इस पे तो अब होगी डिस्कशन। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है और मैं समझता हूँ कि हमारे पास क्योंकि जो हमारी डिस्कशन आगे जा रही है तो थोड़ा सा वक्त हमारे पास कम है, तो इस मसले पे भी हमने डिस्कस करना है। शाहिद अफरीदी ने ज़ोएब ये कहा जी कि नजम सेठी साहब ने जो जिक्र किया था कि पिछली जो सिलेक्शन कमेटी थी उसने हमें बताया था, तो हम इस वजह से जो है वो थोड़ा सा सोच रहे थे कि बाबर आजम को चेंज किया जाए, लेकिन एंड पे उनका रिमार्क्स ये थे कि बाबर आजम को चेंज नहीं किया जाएगा। और शाहिद अफरीदी ने गोलमोल कर दिया कि मेरा नाम नहीं लिया उन्होंने। ये मतलब शाहिद अफरीदी थोड़ा सा पॉलिटिकली खेल के मामले को। जी देखिए, इसको सोशल मीडिया में काफी डिफरेंट भी किया गया कि नजम सेठी ने ये बयान दिया कि शाहिद अफरीदी बाबर आजम को चेंज करना चाहते, तो हमारी जो सोशल मीडिया पे न्यूज़ में उनकी कोई इतनी अच्छी डिस्प्ले नहीं होता कि किस तरह बात को पूरा नहीं बयान किया जाता। मेरे ख्याल से नजम सेठी ने सही कहा होगा कि उन सिलेक्शन कमेटी ने पहले ये डिसीजन लिया कि हमें कैप्टन चेंज करना, जिस तरह के जो सिनेरियो चल रहे थे, और जब वो आए उन्होंने देखा, सारे मामलात देखे कि टीम में किस तरह के मामलात चल रहे हैं, और उन्होंने वाज़े उनको नजर आ रहा था कि बाबर आजम को कोई भी इस टाइम पे जो है व्हाइट बॉल में compete नहीं कर रहा, और कोई स्टैंड नहीं कर रहा एज अ कैप्टन उनके सामने। तो शाहिद अफरीदी ने मैंने उनका इंटरव्यू सुना नहीं है, लेकिन उनको इस चीज का अगर वो इस चीज पे अगर उन्होंने ये डिसीजन लिया था, तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई गलत चीज है कि आप आए, आपने असेस किए कंडीशन को, आपने देखा कि क्या मामलात चल ठीक। रहे हैं और उसके मुताबिक आपने डिसीजन ले लिया कि बाबर को रिटेन करना, तो इसमें कोई बुराई नहीं थी अगर उसका खराब भी कर लेते। अवैस साहब, मैं कट इन शॉर्ट करता हूँ। शाहिद अफरीदी ने चले बुरा डिसीजन नहीं लिया अभी, लेकिन शाहिद अफरीदी के आने के बाद शाहीन शाह अफरीदी जो उनके सन इन लॉ भी हैं, उनके बड़े तस्करे हो रहे हैं। और पहले वो पिक्चर में नहीं थे, एकदम से उनको लाहौर कलंदर की कप्तानी के जरिए पिक्चर में लाया गया। और अब बहुत सारी खबरें ये भी हैं कि आने वाले दिनों में आप बाबर को भी नीचे देखेंगे, शादाब खान जो कि वाइस कैप्टन है उनको भी किसी और जगह भी देखेंगे, और शाहीन अफरीदी को टॉप पे देखेंगे जो कि लॉबिंग कर गए शाहिद अफरीदी के लिए। नहीं, लेकिन ये इस चीज पे मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा कि जी प्लीज। जो मर्जी कर लें, शहनशाह अफरीदी पाकिस्तान के कप्तान नहीं बन सकते। मैंने आपको पहले भी आपके प्रोग्राम में, क्योंकि वक्त कम है, मैंने बताया था कि अनफॉर्चुनेट है कि हम लोगों ने पाकिस्तान की शर्ट बड़ी सस्ती कर दी है भाई। अपना जो 2 T20 मैचेस में परफॉर्म करता है उठा के उसको शर्ट फेंक देते हैं, वरना 23 करोड़ से माशाल्लाह 25-26 करोड़ तो हम हो गया। हम उसकी नुमाइंदगी 11 लोग करते हैं, इतना आसान नहीं है सितारा हासिल करना। लेकिन कप्तानी भी खास करके करना, कप्तानी पाकिस्तान की आपको पता है कि आपको बड़ा सरफिरा होकर करना पड़ता है, आपको बुरा बंदा बनना पड़ता है। क्रिकेटर जो बैट बॉय बन के आपको कप्तानी पाकिस्तान की मिलती है। लेकिन शहनशाह अफरीदी देखें, डोमेस्टिक एक या लीग क्रिकेट एक अलग चीज होती है। मैं हमेशा इस चीज को लोगों को समझाता हूँ कि यार लीग क्रिकेट के अंदर परफॉर्मेंस आपकी बड़ी डिफरेंट होती है, इंटरनेशनल बैरियर कुछ और होता है। आपके सामने पोल खुली है, जब अफगानिस्तान के खिलाफ लड़के खेलने गए हैं, वो इनएक्सपीरियंस लड़के थे, उन्होंने पीएसएल के अंदर मारा कुटा है, उनको उठा के आपने उधर भेजा है। आपने इंटरनेशनल वो डायलेमा चेक किया कि उनका प्रेशर कितना ज्यादा था, उनको समझ नहीं आ रही थी कि हमने इनिंग्स को कैसे बनाना है। शाहीन ने बहुत जबरदस्त लीड किया है अपना लाहौर कलंदर को, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जो इंटरनेशनल लेवल होता है, देखें स्टैंडर्ड मेंटेन है, फिर वही बात करूंगा, इतना आसान नहीं होता उसकी कप्तानी लेना। ठीक है, अपना शाहिद अफरीदी का कहीं ना कहीं आपको पता है रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, रोल भी ऑब्वियसली बड़ा एक नाम है, स्टार हैं, इन्फ्लुएंस फैन है, फॉलोइंग, लॉबिंग इन्फ्लुएंस है। भी बहुत ज्यादा, लॉबिंग भी उनकी तगड़ी है, सारे मामलात हैं।
लेकिन मुझे जहां तक कि जो मुझे खबर है, मुझे नहीं लगता कि शाहीन जी। शाह अफरीदी को कप्तानी दी अच्छा, जाएगी। लेकिन एक हाँ, टॉपिक का टेस्ट आगाज़ कैप्टन जो है ना कप्तानी मैं चाहिए। आपसे ही करना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप इसके बाद जो है आपको हम बाय बाय कहेंगे। एशिया कप के हवाले से हमें बताइएगा। एशिया कप को लेके पीसीबी बहुत सीरियस हो चुका है। पहले बहुत सारे ऑप्शंस पे बात हो रही थी, अब दो ही ऑप्शन पे बात हो रही है। या तो एशिया कप पाकिस्तान में होगा, या फिर कोई हाइब्रिड मॉडल पेश किया जाएगा और इंडिया अपने मैचेस यूएई खेलेगा, श्रीलंका खेलेगा, जहाँ पे भी खेलेगा, और फिर वही हाइब्रिड मॉडल सुना है कि उसको वर्ल्ड कप में भी अप्लाई किया जाएगा। इसके हवाले से आपके पास मुसद्दिका तरीन खबरें क्या हैं, क्योंकि ये अब नजम सेठी के मुंह से हम सुन चुके हैं। देखिए, जो मुझे जहां तक ये पता है कि हकीकत है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बड़ा एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रिस्पॉन्स इस पे दिया। अच्छी बात है यार, कब तक आप चुप करके बैठोगे? आपको आइसोलेट करने की हर कोशिश की जाती है यहाँ पर, लेकिन आपको कहीं ना कहीं स्टैंड लेना पड़ता है इस चीज पे। फिर आपको पता है धमकी वहां से भी एक आ रही है स्पॉन्सर से कि अगर पाकिस्तान इंडिया नहीं खेलेंगे, इंडिया या जहां पर अपना वर्ल्ड कप में स्पेशली, क्योंकि देखिए ना, अगर इंडिया में पाकिस्तान नहीं खेलता, उनको उस चीज का लॉस है। पाकिस्तान में इंडिया नहीं खेलता, उस चीज का लॉस है। तो स्पॉन्सर्स भी यहाँ तक के प्रेशराइज कर रहे हैं कि भाई इसका कुछ रास्ता निकालो। एशिया कप या वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान टीम इंडिया टीम को होना चाहिए, और जिस जगह हो रहा है उधर ही होना चाहिए। मुझे खुद समझ में नहीं आती, पूरी दुनिया की टीमें यहाँ पर खेलने आ रही हैं, भाई इंडिया को किस चीज का मसला है? अब किस चीज का रोल है उनको कि जी यहाँ पर ये हो जाएगा, वो हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर आ रही है, न्यूजीलैंड आती है आपके सामने, इंग्लैंड होके गई है, सारी बड़ी टीमें होके गई हैं, उनको कोई इशू नहीं हुआ। उन्होंने कहा यहाँ तक कि जो सिक्योरिटी है वो हमें उस लेवल की दी जाती है जहां पर कोई पूरी दुनिया के अंदर हमें नहीं दी जाती। हर मामला है यहाँ पर। लोग यकीन माने, अभी भी जो लोग हैं जो कि एशिया कप को देख रहे हैं, वो यही बात करते हैं कि यार अगर पिंडी ऑब्वियसली अगर होता है इन केस, अगर इंडिया यहाँ पर खेलने आता है तो कदाफी स्टेडियम में मैच होगा। लोग अभी से उस दिन को बना के बैठे हुए हैं कि हमने विराट कोहली को यहाँ पर देखना है खेलते हुए, हमने रोहित शर्मा को देखना बिल्कुल। है, कि लोगों को इतना पसंद है, इन लोगों को सपोर्ट पता है आपको पाकिस्तान क्रिकेटर्स की वहां पर है। सेम ऐसे ही लोग एग्जैक्टली जो, ऐसी है, लेकिन बिल्कुल एक ऐसी मुझे है। समझ इनकी नहीं आती, जो बेचारा ऑनर है, अगर वो जो ILT20 हुई है उसमें आपको पता सारे इंडियन ऑनर्स थे। अगर एक इंडियन ऑनर बात कर दे कि जी मेरी टीम के अंदर शहीन शाह अफरीदी होता तो इतना महंगा बिकता, या उधर कोई ऑनर IPL में बात करते तो उसको सैंक्शन लगा देते हैं, उसको उठा के ऐसे ही है, उसके ऊपर ऐसे ही है। मामला दूसरे स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन जो ये चाहे वो रमीज राजा ठीक। वाली बात करें आप, उसको कंटिन्यू नजम सेठी साहब ने की है। स्टेटमेंट बड़ी जबरदस्त है, यही स्टेटमेंट रखनी चाहिए। देखिए, आपको कहीं ना कहीं अपने ऊपर इस वक्त मैं कहता हूँ बोझ डालना लेकिन पड़ेगा लेकिन क्रिकेट। वैसा अब यहाँ पर थोड़ा सा जो है ना चीज़ों को इस तरह भी लेके चलना चाहिए कि नजम सेठी का पहले दिन से ये मौकफ नहीं था, नजम सेठी का अब से ये मौकफ बनना स्टार्ट हुआ है। ज़ुएब, क्या आप समझते हैं कि ये मौकफ ठीक है, और ये कोई पॉलिटिकल मौकफ आपको नहीं लग रहा? बिल्कुल इसी तरह होना चाहिए जिस तरह पाकिस्तान टीम कर रही है, और अगर पाकिस्तान टीम इस तरह करेगी तो फिर आपको पता है कि एशिया कप भी हम नहीं खेल सकेंगे, एशिया कप का इनकाद भी मुश्किल हो जाएगा, और जो वर्ल्ड कप के ऊपर सारी नज़रें हैं, स्क्वाड बन रहा है नहीं बन रहा, वो भी तो फिर सारी एफर्ट ज़ाया हो जाएंगी, ICC के साथ ताल्लुकात अलग से ख़राब हो जाएंगे। जी देखिए, नजम सेठी ने जो स्टैंड लिया मैंने पहले भी एक प्रोग्राम में जिक्र किया था कि ये अच्छा डिसीजन है कि आप स्टैंड लें। अगर इंडिया आपकी कंट्री में नहीं आता तो आप भी ना जाके खेलें, क्योंकि आप जब तक स्टैंड नहीं लेंगे इंडिया इसी तरह आपको साइड पे करने की कोशिश करेगा। और पाकिस्तान के लिए अच्छा हुआ है कि वर्ल्ड कप से पहले एशिया कप है, और दोनों एक इवेंट पाकिस्तान में हो रहा है, एक इवेंट इंडिया में हो रहा है। तो इसमें ये फायदा हो गया कि ये जो चीजें वर्ल्ड कप से पहले, क्योंकि वर्ल्ड कप ऑब्वियसली एशिया कप से बड़ा इवेंट है, तो वो एक चीजें सॉर्ट आउट भी हो जाएंगी। मेरे ख्याल से डिसीजन जो नजम सेठी ने लिया है बहुत अच्छा डिसीजन, और जो हाइब्रिड मॉड्यूल उन्होंने किया है, मेरे ख्याल से बांग्लादेश की कह रहे हैं कि हम अगर आपने खेलना है तो बांग्लादेश में आके हमारे वर्ल्ड कप के मैचेस खेलें, और एशिया कप के आप जो लेकिन है इंडिया अभी तक नाखुश है ज़ुएब इस बात से। इंडिया नाखुश है और वो कह रहा है जी कि बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं हुई। अच्छा, वैसे आप कह रहे थे ना कि मुझे वजह नहीं पता कि क्यों इंडिया आना चाह रही। बेसिकली जो नजम सेठी साहब है ना, इस वक्त आई थिंक वैसे हमारे साथ मौजूद नहीं है। ज़ुएब, आपकी तरफ आते हैं कि जो नजम सेठी साहब हैं उनका बेसिक कहना ये था कि हम जो है वो इंडिया से ये पूछ रहे हैं कि उनकी गवर्नमेंट, उनका क्या मौकफ है, और अगर उनकी कोई गवर्नमेंट का मौकफ है तो वो रिटर्न में दें। अभी तक वो रिटर्न में अपना मौकफ देने में फेल हो चुके हैं। जी देखिए, मैंने पहले जिक्र किया था कि जो गवर्नमेंट का अगर इंटरफेरेंस है, तो पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उनके काफ़ी अच्छे ताल्लुकात रहे हैं पास्ट में इंडिया के साथ। नरेंद्र मोदी के साथ काफ़ी अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। तो पाकिस्तान गवर्नमेंट को भी इसमें थोड़ा स्टेप अप करना चाहिए, PCB का थोड़ा साथ देना चाहिए कि जब आप क्योंकि क्रिकेट आपकी कंट्री में आएगी, एशिया कप ये सारी चीज़ें होंगी, तो ऑब्वियसली पाकिस्तान का फ़ायदा होगा, पाकिस्तान का इमेज ऊपर जाएगा। तो जब आपके वज़ीर आज़म को भी चाहिए कि स्टेप अप करके आप अपने जो है अपने जो हमने सब जो हैं वज़ीर आज़म, उनसे कांटेक्ट करें, उनको थोड़ा प्रेशराइज करें कि आखिर वजह क्या है कि आप जो है अपनी टीम नहीं भेज रहे। सिक्योरिटी इश्यूज हैं या कुछ उसके अलावा कुछ और कंसर्न है, क्योंकि ये जो सारी चीज़ें हैं ये जब तक आप
क्रॉस टॉक नहीं करेंगे, ये इस तरह से हल नहीं होगी। इस तरह बयान देने से कभी भी ये चीज़ें सॉल्व नहीं होंगी। ये उसी तरह सॉल्व होंगी, आप एक-दूसरे के साथ कम्युनिकेट करें, एक-दूसरे के जो मामलात हैं उनके ऊपर डिस्कस करें कि आखिर वजूहात क्या हैं। और जहाँ तक मेरा ख्याल है, पाकिस्तान गवर्नमेंट को भी थोड़ा स्टेप अप करना चाहिए, नजम सेठी के साथ थोड़ा उनको सपोर्ट में आके थोड़ा इंडियन गवर्नमेंट के साथ भी बात करनी चाहिए। अच्छा, ये बताएं कि अब नजम सेठी साहब कह रहे हैं कि पीएसएल हमारा एक ऐसा ब्रांड बन चुका है जो कि अरबों रुपए कमा रहा है और तकरीबन एशिया कप अगर हमने ना खेला तो अराउंड अबाउट 1 अरब रुपए का नुकसान होगा और अब हम थोड़े से तगड़े हो चुके हैं और पीएसएल ने हमें तगड़ा कर दिया है। जी बिल्कुल, फाइनेंशियली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इतना स्ट्रांग हो चुका है। ये जो डिसीजन आ रहे हैं उसके पीछे एक रीजन ये भी है कि आपने पीएसएल ने इतने रेवेन्यू जनरेट कर देंगे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बहुत स्ट्रांग हो चुका है। तभी जब इंडिया को आप देखें, इंडिया जब ऐसे डिसीजन लेता है उसके पीछे यही रीजन होता है कि उनके फाइनेंशियल इतना छोटा मोटा लॉस होने से उनको फर्क नहीं पड़ता, जिसकी वजह से वो दूसरी जो टीम्स हैं उनको प्रेशराइज करते हैं। आप आईसीसी के सबसे बड़े वो फंड उनको देते हैं। तो जब पाकिस्तान सुपर लीग से पीसीबी स्ट्रांग हुआ तो ऑब्वियसली आपके जो बोर्ड है, चेयरमैन है, उनको भी कॉन्फिडेंट होता है कि यार अगर हम इस चीज पे प्रेशर देखें, इस चीज का सोल्यूशन हो जाना है एट द एंड, इस चीज का कोई ना कोई सोल्यूशन हो जाना है। ऐसा हो नहीं सकता कि इंडिया या पाकिस्तान ऐसे इतने बड़े इवेंट में पार्टिसिपेट ना करे। देखिए, जैसे आपने पहले जिक्र किया कि स्पॉन्सर्स और बाकी सारे जो फैक्टर्स होते हैं आपको उस चीज में प्रेशराइज करते हैं और एट द एंड कोई ना कोई सोल्यूशन निकलता है ही। तो मेरे ख्याल से ये डिसीजन अच्छा है, पीसीबी को इस चीज पे स्टिक रहना चाहिए। और अपना जो उन्होंने जो एक दफा डिसीजन ले लिया कि हम अगर इंडिया नहीं आता और हम भी नहीं जाते, तो इस चीज पे स्टिक रहना चाहिए उनको। अच्छा, असल वजह पे कोई डिस्कस करना नहीं चाहता। आपको पता है कि वो अगर इन के अपनी गवर्नमेंट की जो अप्रूवल है, तो असल तो वजह यह है ज़ुहैब कि भारत नहीं चाहता कि एशिया कप पाकिस्तान में हो, क्योंकि डेफिनेटली जब भारत की टीम आएगी पाकिस्तान में तो इंडिया के साथ साथ उनके तमाम तर स्पॉन्सर्स आएंगे, उनकी मार्केटिंग कंपनीज आएंगी, वो एक डेफिनेट फ़ायदा होगा और नए रास्ते खुलेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के लिए और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए। सो इसी तरह वर्ल्ड कप में जब हम जाएंगे तो कुछ नए रास्ते खुलेंगे। तो बेसिकली हमें और कोई खतरा नहीं है, उनको उनको और कोई खतरा नहीं है कि पाकिस्तान में आके कोई अच्छी क्रिकेट हो जाएगी, हमारी क्रिकेट को फ़रोग कर देंगे। बेसिकली वो हमें फाइनेंशियल हिट करना चाहते हैं। अगर एशिया कप में वो पाकिस्तान नहीं आते, हम फाइनेंशियली हिट होंगे। अगर हम इंडिया नहीं जाते तो हम फाइनेंशियली हिट होंगे। जी बिल्कुल, मैं जहाँ तक जो मेरी पर्सनल राय आपकी डिफरेंट भी हो सकती है। मेरे ख्याल से पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ज़्यादा है, क्योंकि आप कैंपेन देखें, जो वर्ल्ड कप की कैंपेन स्टार्ट हुई उसमें पाकिस्तान क्रिकेटर्स को कैसे उन्होंने एडवर्टाइज किया हुआ है। तो मेरा नहीं ख्याल कि जो बीसीसीआई है वो इस चीज़ पे इतने ज़्यादा वो कर रही है। जो मेन उनके जो इंटरफेयर कर रहे हैं, मेरे ख्याल से गवर्नमेंट उनको थोड़ा मजबूर कर रही है इस चीज़ पे और इस तरह के बयानात उनकी तरफ से आ रहे हैं। पर इंडिया को इस चीज़ को भी देखना होगा कि मेरे ख्याल से 2025 में जो चैंपियंस ट्रॉफी वो भी पाकिस्तान में होनी है। तो वो कितना रेजिस्ट कर सकते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट को कितना अपने से दूर कर सकते हैं, ये चीज पॉसिबल नहीं है कि आप पाकिस्तान को साइड लाइन कर दें। अगर पाकिस्तान, ये देखें, ये सीरीज अगर हो जाती है, पाकिस्तान ये सीरीज न्यूजीलैंड की अच्छी खेल जाता है, तो पाकिस्तान रैंकिंग में नंबर 1 आ जाएगा। तो फिर इंडिया के ऊपर ये अलग से प्रेशर होगा। मैंने पहले भी एक दफा जिक्र किया था कि जब आप रैंकिंग में नंबर 1 आ जाएंगे तो आप वर्ल्ड क्रिकेट भी आपको देख रही है कि आप कैसे नंबर 1 टीम जो ओडीआई में नंबर 1 है उसको कैसे आप वर्ल्ड कप से साइड लाइन कर सकते हैं। तो एक ठीक। अगर पाकिस्तान को चाहिए कि अगर ये सीरीज अच्छा खेल जाते हैं तो एक एडिशनल प्रेशर इंडियन बोर्ड पे आ जाएगा कि आपकी एक नंबर 1 साइड जो जा रही है ओडीआई की, वही कह रही है कि हम वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो एक वो ओवरऑल फैक्टर ये भी आ जाएगा। ठीक, यहाँ पर ज़ोएब इस डिस्कशन को क्लोज, यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो डिस्कशन होगी। एक बहुत ज़बरदस्त मैच हुआ कल के दिन, एक लीग जारी है पड़ोसी मुल्क में, उसका जिक्र ज़रूर करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू शोर। आज बात करेंगे हम इंडियन प्रीमियर लीग के हवाले से। कल एक ज़बरदस्त मैच हुआ और वो मैच देखकर उसका जिक्र करना बनता है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला था लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ और लखनऊ की टीम मैच जीत गई, लेकिन ये मैच बड़ा टाकरे का हुआ। 212 रन बनाए पहले 20 ओवर्स में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने। उसमें विराट कोहली भी खेले और फाफ डुप्लेसी भी खेले और आखिर में आके मैक्सवेल ने भी कमाल किया। लेकिन जब जवाब में इनिंग्स का आगाज़ हुआ लखनऊ की जानिब से तो उनके तकरीबन 32 पे 3 खिलाड़ी आउट थे, लेकिन उसके बाद लखनऊ ये मुकाबला जीतने में कामयाब हो गया और उनके जानिब से बाद में आने वाले बल्लेबाज कुछ अच्छा खेले। टॉप ऑर्डर एक दफ़ा फिर फेल हुआ। ज़ोएब, आपकी तरफ चलते हैं और आईपीएल के मुकाबले जारी हैं और कल के दिन एक बहुत ज़बरदस्त मुकाबला हमें देखने को मिला। और वैसे मैं आईपीएल को फॉलो कर रहा हूँ क्योंकि डिजिटल ऐप उसको दिखा रही है। आईपीएल के मुकाबले इस दफ़ा इतने ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं हुए, लेकिन कल का जो मुकाबला था बहुत ही ज़बरदस्त रहा।
जी बिल्कुल, कल नेल बाइटर था और जिस तरह की आरसीबी ने बैटिंग की थी, टारगेट सेट किया तो वापस जैसे आरसीबी ने अपने बॉलिंग में स्टार्ट किया था, टॉप ऑर्डर को जल्द जल्द से जल्द उन्होंने वापस पवेलियन भेज दिया था। उसके बाद जो जिस तरह से कमबैक किया और जिस तरह की इनिंग्स मार्कस स्टोइनिस और निकोलस पुरान ने खेली है, मेरे ख्याल से अनबिलीवेबल जो खास करके जो निकोलस पुरान की इनिंग्स थी वो उनको वापस मैच में ले आई और एट द एंड जो लास्ट ओवर में तमाम तरह ड्रामा भी आया तो बड़ा मजा आया हमें भी मैच देखने को और आईपीएल के जो चार्म था वो इस मैच से थोड़ा वापस आया कि एक नेल बाइटर फिनिश हुआ और एक एक टाइम पे ऐसे लग रहा था कि आरसीबी मैच ले जाएगा, फिर वापस मोमेंटम शिफ्ट हुआ और इजी कर गया था लखनऊ अपने लिए और लास्ट ओवर में फिर वही ड्रामा हुआ, आउट हुए, फिर वो एक मनकट का भी एक इश्यू बना, उसको ओवरटर्न हुआ। ठीक। तो मेरे अच्छा ख्याल से ज़ुहैब, क्या आप समझते नहीं है कि दुनिया की एक बहुत बड़ी लीग है, लेकिन जब हम आईपीएल को देखते हैं और उसके साथ पीएसएल को देखते हैं तो थोड़ा सा बोरिंग हो जाती है आईपीएल। बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिक टाइम आउट है, पहले एक टीम लेती है, फिर दूसरी टीम लेती है और टाइम लिया जाता है। मेरा ख्याल है कि मैच को वो जो है ना बहुत ज़्यादा लंबा करते हैं और जो अपने राइट्स बेचते हैं ना उनका पूरा पूरा फ़ायदा उठाते हैं यहाँ पर राइट्स वाले। जी बिल्कुल, उसमें काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं। उसके आईपीएल ने ये एक नया रूल भी इस दफ़ा मुतारफ़ करवाया है जो सब्स्टिट्यूट फील्ड प्लेयर का जो मेरे ख़्याल से इम्पैक्ट प्लेयर का जो उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया, एक नई चीज़ उन्होंने डाल दी है, वो भी एक डिफरेंट सी लगती है। और जैसे आपने कहा कि थोड़ा बोरिंग इस वज़ह से भी लग जाता है कि जो देखें जो आपकी जो मैचेज़ सारी चीज़ों की जो चार्म होती है, वो आपकी बॉलिंग होती है। तो आईपीएल में उस जो स्टैंडर्ड पीएसएल में बॉलिंग का है, उस स्टैंडर्ड की बॉलिंग आईपीएल में अभी तक हमें देखने को नहीं मिल रही। तो मेरे ख्याल से ये थोड़ा डिफरेंस है पीएसएल और आईपीएल में, खास करके जो लोकल टैलेंट है बॉलिंग में हम देखते हैं कि हमारे जब जब भी पीएसएल होता है तो कोई ना कोई एक एक्साइटिंग सा लोकल टैलेंट हमें नजर आ लेकिन जाता है लेकिन जैसे। सर ये भी तो हकीकत है कि वहाँ पे कोई ना कोई ऐसा बल्लेबाज नजर आ जाता है हर पीएसएल में, हर जी बिल्कुल आईपीएल में, ऐसी बैग यू पार्डन, हर आईपीएल में। जी बिल्कुल, लेकिन देखें बैट्समैन तो इंडिया को मिलते रहे, लेकिन बॉलिंग में जो आप देखें जो बॉलिंग में चार्म होता है वो बैटिंग में इतना ज्यादा नहीं होता। जैसे एक्सप्रेस पे एक उमरान मलिक उनके पास आए तो उसको कितना रेट कर रहे होते हैं, और ऐसे अगर आप आईपीएल में पीएसएल में देखें तो ऐसे 5 6 7 बॉलर हमारे पास ऑलरेडी बैकअप में मौजूद हैं जो 150 क्लिक करते हैं। तो बॉलिंग जो तमाम तर प्लेयर्स भी खेलते हैं, आईपीएल भी जो प्लेयर्स खेलते हैं वो उनका मेन यही होता है कि पीएसएल में जब आप जाते हैं तो वहां पे आपको क्वालिटी फास्ट बॉलिंग नजर आती है। तो ये एक डिफरेंस हमेशा से पीएसएल और आईपीएल में रहा है और अच्छा, आईपीएल ये ऑब्वियसली मैच के हवाले से थोड़ी सी बात कर लें अगर, तो विराट कोहली वंस अगेन हमें फॉर्म में नजर आ रहे हैं और जिस तरह की आरसीबी है, विराट हैं, फफ डुप्लेसी हैं, उसके बाद मैक्सवेल हैं, बड़े टॉप के खिलाड़ी आरसीबी हैं। इस दफ़ा क्या विराट की फॉर्म भी है और आरसीबी को टाइटल जीतने में कामयाब हो सकती है? जी देखिए आरसीबी को जब उनकी बैटिंग इस्लामाबाद यूनाइटेड की याद आ जाती है और जब उनकी बॉलिंग देखता हूँ तो सेम सेम उनका कुछ लग रहा होता है कि आरसीबी हमेशा से अच्छी लेकिन टीम रही है और इस्लामाबाद उनकी की तरह वो बैटिंग चैंपियन नहीं बनते ना। बिल्कुल ऐसे इस्लामाबाद चैंपियन बना है, लेकिन जब मैं ऐसे कंपेयर कर रहा हूँ स्कॉट के साथ कंपेयर जी कर जी। रहा हूँ कि जो जिस तरह इस्लामाबाद की जो बॉलिंग जो है वो थोड़ी वीक रहती है, आरसीबी भी हमेशा बॉलिंग में जो है वो मार खाती रही और बैटिंग उनकी हमेशा से अच्छी थी। आप देखें पास में एबी डिविलियर्स उनके साथ रहे, क्रिस गेल उनके साथ रहे। और जैसे आपने विराट कोहली की बात की, विराट कोहली मेरा नहीं ख्याल कि वो कभी भी आउट ऑफ फॉर्म रहे, क्योंकि जिस तरह के स्टैंडर्ड्स उन्होंने सेट किए हुए थे वो सिर्फ सेंचुरीज नहीं कर रहे थे जिसकी वजह से आवाम को ये लग रहा था कि आउट ऑफ फॉर्म है। अगर आप उनके स्टैट्स देखें तो अभी भी ओडीआई में उनकी 50 प्लस एवरेज है, टी20 में अभी भी उनकी 50 प्लस एवरेज है। तो जस्ट क्योंकि उन्होंने स्टैंडर्ड्स ऐसे सेट किए थे, जैसे बाबर आजम ने स्टैंडर्ड सेट किए थे पिछले साल उन्होंने 45 की एवरेज से टी20आई में स्कोर किए, तो पाकिस्तानी अवाम और सारे लोग कह रहे थे कि बाबर आउट ऑफ फॉर्म है। तो ये हम्म। कि स्टैंडर्ड जब जब ये बड़े प्लेयर स्टैंडर्ड ऐसे सेट कर देते हैं तो जब वो उस स्टैंडर्ड से थोड़ा सा नीचे परफॉर्म करते हैं तो हम लोगों को लगता है कि वो थोड़ा आउट ऑफ फॉर्म चलेंगे। अभी काफी अच्छा हमें देखने को मिला कि विराट कोहली वापस अपनी सेंचुरीज भी कर रहे हैं और आईपीएल में भी काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं ठीक और ठीक ठीक अपनी ठीक। टीम को मेरे ख्याल लखनऊ से लखनऊ अभी सुपर जो जायंट्स के सेटअप हवाले है से थोड़ा सा बताइएगा। जो लखनऊ सुपर जायंट्स 32 पे 3 आउट थे, उसके बाद हमने देखा कि लेटर पॉट पे निकोलस पोरान और मार्कस स्टोइनिस की जानिब से बहुत ही ज़बरदस्त इनिंग्स खेली गई और लग ये रहा था एक लम्हे में कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ये मुकाबला जीत चुकी है, लेकिन दाद देनी होगी बाद में आने वाले बल्लेबाजों को। जी देखिए कैरिबियन जितने भी प्लेयर्स पीएसएल में भी इस चीज का जिक्र करते हैं कि वो आपको जो है
सिंगल हैंडेडली मैच जितवा देते हैं। निकोलस पुरान ने ऐसे ही किया। मार्कस स्टोइनिस ने काफ़ी अच्छी इनिंग्स खेली, शुरू में उन्होंने प्लेटफॉर्म मुहैया किया, लेकिन निकोलस पुरान की जो जहाँ पे उन्होंने आके इनिंग्स खेली है, मेरे ख्याल से 15 बॉल पे उन्होंने 50 किया, उसके बाद भी अराउंड 60 प्लस उन्होंने स्कोर किए। वहां से वो जो आरसीबी के आज जो था मैच लेके सीधा जो है वो लखनऊ के प्लेट में रखा, और उसकी उनकी विकेट गिरने के बाद आरसीबी ने काफी अच्छा कमबैक किया, और फिर जो लास्ट ओवर था उसमें 2 विकेटें गिरी। फिर उसके बाद मनकट का जो उन्होंने अवेश खान ने आउट करने की कोशिश की, फिर अंपायर ने उसको ओवरटर्न किया। तो एट द एंड जो है वो लखनऊ के लिए काफी अच्छा साबित हुआ। जो 2 इनिंग्स मार्कस स्टोइनिस और निकोलस पुरान की थी, आरसीबी की तरफ से भी फफ डुप्लेसिस, मैक्सवेल ने और ठीक ठीक हो गया। कोहली ने काफी अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन जो एट द एंड जो रिजल्ट, जो आप अगर इम्पैक्ट जो इनिंग्स देखें तो वो निकोलस पुरान की थी। ठीक है जोहेब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे और इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद थे लाहौर से और आप तमाम लोग जितने भी हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह कल के दिन फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।